बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर शहर में एक बहुत ज्ञानी और दयालु व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था यूसुफ और दूसरे का मूसा। दोनों में बहुत गहरा प्यार था, लेकिन उनके विचार अलग-अलग थे। यूसुफ शांत और अंतर्मुखी था, जबकि मूसा जीवंत और बहिर्मुखी था। एक शाम व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, आज रात तुम जो भी सपना देखोगे कल सुबह मुझे बताओगे, लेकिन जो कोई भी अपना सपना छिपाएगा उसे मैं कठोर दंड दूंगा। ये सुनकर दोनों भाई अपने अपने कमरों में लौट गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता की हर बात कितनी महत्वपूर्ण थी। अगली सुबह बड़ा बेटा यूसुफ अपने पिता व्यापारी के पास आया और अपना सपना सुनाया। उसने कहा, पिताजी, मैंने सपने में देखा कि मेरा छोटा भाई मूसा बहुत ऊपर आसमान में उड़ रहा था और मैंने ये भी देखा कि आपकी एक कीमती भेड़ खो गई है। इसके बाद व्यापारी ने छोटे बेटे मूसा से पूछा, तुमने रात में क्या सपना देखा? लेकिन मूसा ने अपने पिता को सपना सुनाने से सीधे इनकार कर दिया। व्यापारी ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता रहा कि वो अपना सपना किसी को नहीं सुनाएगा। तब व्यापारी ने अपने वफादार कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वे मूसा को उस शहर से दूर एक सुनसान वीराने में ले जाकर एक पेड़ के तने से बांध दें। कर्मचारियों ने व्यापारी के आदेश का पालन करते हुए मूसा को उस सुनसान वीराने में ले जाकर एक पेड़ के तने से बांध दिया। सूरज की तेज गर्मी, भूख, प्यास और रस्सी के दर्द से उसकी हालत दयनीय होने लगी। उस सुनसान वीराने से एक बहुत ही नेक युवक शहजादा इस्माइल गुजर रहे थे। जब शहजादा इस्माइल ने व्यापारी के बेटे को इस दयनीय हालत में देखा तो उनके मन में बहुत दया आई। उन्होंने उसकी रस्सियां काट दीं और उसे आजाद कर दिया। उसे पानी पिलाया और फिर उसे अपने साथ अपने महल में ले गए। महल पहुंचकर शहजादा इस्माइल ने उससे पूछा, तुम्हें इस सुनसान वीराने में किसने बांधा था? व्यापारी के बेटे ने जवाब दिया, मेरे पिता मुझसे बहुत नाराज थे। शहजादा इस्माइल ने फिर पूछा, तुम्हारा क्या अपराध था? व्यापारी के बेटे ने कहा, मैंने अपना सपना सुनाने से इनकार कर दिया था, बस इसी बात पर वो मुझसे नाराज हो गए। मेरे पिता बहुत ही अजीब आदमी हैं, एक मामूली सी बात पर इतनी कड़ी सजा दी। इसके बाद शहजादा इस्माइल ने पूछा, आखिर तुमने सपने में क्या देखा था? छोटे बेटे ने कहा, ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। शहजादा इस्माइल ने गुस्से में कहा, कैसे नहीं बताओगे? मैंने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। जल्दी मुझे अपना सपना बताओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। शहजादा इस्माइल बहुत क्रोधित हुए, लेकिन छोटे बेटे ने जवाब दिया, मैंने ये सपना अपने पिता को भी नहीं बताया था और मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी का छोटा बेटा मूसा अपनी बात पर अड़ा रहा। अतः शहजादा इस्माइल ने उसे कैद करने का हुक्म दिया। एक साल बीत गया। शहजादा इस्माइल ने शादी करने का फैसला किया और दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी करने के लिए निकल पड़े। शहजादा इस्माइल की एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम आयशा था। एक दिन वो घूमते घूमते कारागार तक चली गई। व्यापारी के छोटे बेटे मूसा ने कारागार की एक छोटी सी दरार से उसे देखा और फिर चिल्लाकर कहने लगा, आयशा, मुझ पर दया करो और मुझे आजाद कर दो, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करना चाहता है जो बहुत क्रूर और चालाक है। मेरी मदद के बिना वो ये शादी नहीं कर पाएगा, उसकी जान चली जाएगी। इससे पहले भी कई उम्मीदवार राजकुमारी से शादी करने की कोशिश कर चुके हैं। आयशा ने पूछा, क्या तुम मेरे भाई की मदद करने की जिम्मेदारी लोगे? व्यापारी के बेटे मूसा ने कहा, मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन मेरे पंख बंधे हुए हैं, यानी मैं अभी कैद में हूँ। आयशा ने तुरंत उसे कारागार से आजाद करने का हुक्म दिया। व्यापारी का बेटा मूसा आजाद होकर शहर चला गया और अपने चेहरे और नाम के जैसे 12 और युवकों को इकट्ठा किया, जो उम्र और कद में उसके बराबर थे। उन सब की आवाज, बाल और आंखों का रंग भी एक जैसा था। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने और एक जैसे घोड़े लिए। फिर ये 13 घुड़सवार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन चले, दूसरे दिन भी चले और फिर तीसरे दिन और फिर चौथे दिन वे एक सुनसान वीराने में दाखिल हुए। उन्होंने एक बहुत ही भयानक चीख सुनी। भाइयों रुको, मैं थोड़ा देख कर आता हूँ कि ये चीख किसकी थी। व्यापारी के बेटे मूसा ने ये कहकर घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ दौड़ गया। दूर से उसने देखा कि 3 बूढ़े व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। उसने कहा,
अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हुआ बुजुर्गों, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उन 3 भाइयों ने जवाब दिया, हमारे पिता हमारे लिए रास्ते में 3 जादुई चीजें छोड़ गए थे। एक टोपी जिसे जो पहनेगा उसे कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, दूसरा उड़ने वाला कालीन और तीसरा तेज चलने वाले जूते। 70 साल से हम आपस में लड़ रहे हैं कि कौन क्या लेगा, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। व्यापारी के बेटे मूसा ने सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन चीजों को आप तीनों के बीच बांट दूंगा। हाँ बिल्कुल, हम पर दया करो, तीनों ने एक साथ कहा। फिर व्यापारी के बेटे मूसा ने अपना धनुष निकाला और उसमें तीर लगाकर एक तरफ फेंक दिया, फिर दूसरा तीर लगाकर दूसरी तरफ फेंका और फिर तीसरा तीर तीसरी तरफ फेंका। इसके बाद उसने एक भाई को बाईं ओर, दूसरे को दाईं ओर और तीसरे को सीधा जाने का हुक्म दिया। फिर उनसे कहा, जो सबसे पहले तीर लेकर आएगा उसे जादुई टोपी मिलेगी, दूसरे नंबर पर जो आएगा उसे उड़ने वाला कालीन और तीसरे नंबर पर जो आएगा उसे तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। व्यापारी के बेटे मूसा ने फैसला दिया और फिर तीनों भाई तीर की तलाश में निकल पड़े। इसके बाद व्यापारी के बेटे मूसा ने सारी जादुई चीजें इकट्ठी की और अपने हमशक्लों के पास पहुंचा। उसने उन सभी से कहा, अपने घोड़ों को आजाद कर दो और मेरे साथ इस कालीन पर बैठ जाओ। फिर वे सभी उस कालीन पर बैठे और राजकुमारी के राज्य की ओर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते 13 हमशक्ल शहर के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। व्यापारी के बेटे मूसा ने राजकुमार से कहा, हमें अपनी सेवा में ले लीजिए, हम आपके बहुत काम आएंगे और आपके हर आदेश का पालन करेंगे। अतः राजकुमार ने सभी को कर्मचारी के रूप में रख लिया, किसी को मुख्य रसोइया बनाकर, किसी को अस्तबल की देखभाल के लिए और किसी को घर की सफाई के लिए रख लिया। सुबह राजकुमार तैयार होकर अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर राजकुमारी के महल पहुंचे। राजकुमारी ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और फिर पूछा, किस उद्देश्य से आए हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं राजी हूँ, लेकिन आपको मेरी 3 समस्याओं का समाधान करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अपनी 3 समस्याएं मुझे बताएं, राजकुमार ने सामान्य रूप से पूछा। राजकुमारी बोली, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कल मेरे पास क्या होगा, कल मेरे पास जो भी होगा आप उसके साथ उसका साथी लेकर आएंगे, यही मेरी पहली समस्या है। राजकुमार निराश और चिंतित होकर लौट आए। जब व्यापारी के बेटे मूसा ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा, क्यों चिंतित हो? राजकुमार ने सब कुछ बता दिया। तब व्यापारी के बेटे मूसा ने कहा, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सुबह का फैसला शाम के फैसले से बेहतर होता है। व्यापारी के बेटे मूसा की बात सुनकर राजकुमार आराम करने चले गए। फिर व्यापारी के बेटे मूसा ने जादुई टोपी अपने सिर पर रखी, तेज चलने वाले जूते पहने और राजकुमारी के शयन कक्ष में दाखिल हो गया। अब वो सबको देख पा रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा था। ठीक उसी वक्त राजकुमारी अपनी सबसे वफादार कर्मचारी को बुला रही थी और फिर उसे बुलाकर कह रही थी, ये कीमती चमड़े लो और मेरे मोची के पास जाओ और उससे कहो कि एक बहुत सुंदर जूतों का जोड़ा बना दे। कर्मचारी दौड़कर राजकुमारी के मोची के पास गया और उसे चमड़ा देकर राजकुमारी का आदेश सुनाया। मोची ने अपना सारा काम छोड़कर जूते बनाने में लग गया। उसने जूते बनाकर खिड़की पर रख दिए। व्यापारी के बेटे मूसा ने चुपके से वे जूते उठा लिए और अपने पास रख लिए। जब मोची को पता चला तो वो जूतों की तलाश में लग गया। आंखों के सामने चीजें गायब हो गईं। उसने बहुत खोजबीन की, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार तंग आकर उसने एक और जोड़ा बनाया और राजकुमारी के महल की ओर दौड़ पड़ा। राजकुमारी मोची पर बहुत नाराज हो रही थी कि उसे इतनी देर क्यों लगी। फिर मोची को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने मोची से जूते ले लिए। इसके बाद उन जूतों पर सोने चांदी के धागों का काम और हीरे मोती जड़े गए। व्यापारी के बेटे मूसा ने भी जूते निकाले और जैसे राजकुमारी कर रही थी, उसने भी जूतों पर ठीक वैसा ही काम शुरू किया और राजकुमारी के साथ जोड़ा बना लिया। काम खत्म होने के बाद राजकुमारी हंसी और बोली, देखते हैं राजकुमार कल क्या कमाल दिखाते हैं। व्यापारी का बेटा मूसा घर लौट आया और घर आकर उसने अपनी टोपी और जूते छिपा दिए और फिर सो गया। अगले दिन जाकर उसने राजकुमार को जगाया और उसे जूते दिए और कहा, यह है राजकुमारी के सवाल का जवाब। राजकुमार ने स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने और राजकुमारी के महल पहुंचे। महल में पहले से ही सभी मेहमान जमा थे और राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचे, सभी अपनी जगह से खड़े हो गए।
राजकुमार मुस्कुराते हुए राजकुमारी की तरफ देख रहे थे। तब राजकुमारी ने एक जूता निकाला जो कीमती जवाहरात से चमक रहा था। उसने जूता अपने पैर में पहना और फिर हंसते हुए राजकुमार से कहने लगी, क्या ख्याल है राजकुमार, आपका जूता बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन जोड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही है, राजकुमार ने कहा। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर है, लेकिन जोड़ा ना होने के कारण ये बेकार है। मुझे लगता है कि मुझे आपको ये जोड़ा भेंट करना होगा। यह कहकर राजकुमार ने वैसा ही एक और जोड़ा निकाला और राजकुमारी को भेंट किया। सभी मेहमानों ने तालियां बजाईं और कहा, बहुत बढ़िया राजकुमार, और साथ ही कहा, राजकुमार इसी लायक हैं कि वो राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। राजकुमार, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी एक और समस्या का हल ढूंढ कर लाओ, तब देखा जाएगा। राजकुमार पहले से भी ज्यादा चिंतित होकर घर लौट आए। व्यापारी के बेटे मूसा ने समस्या पूछी और राजकुमार से कहा, आराम से सो जाइए, सुबह का फैसला शाम के फैसले से बेहतर होता है। राजकुमार आराम करने चले गए। व्यापारी के बेटे मूसा ने जादुई टोपी और जादुई जूते पहने और राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच गए। राजकुमारी अपनी वफादार कर्मचारी को बुला रही थी और फिर उसे बुलाकर कह रही थी, शाही बतख खाने में जाओ और एक मादा बतख लेकर आओ। व्यापारी के बेटे मूसा भी कर्मचारी के पीछे शाही बतख खाने में गया। कर्मचारी ने एक मादा बतख पकड़ी और चलने लगा। व्यापारी के बेटे मूसा ने भी ठीक वैसी ही एक बतख ली और वह भी उसके पीछे लौटकर चलने लगा। कर्मचारी ने राजकुमारी को बतख दी और फिर राजकुमारी ने उसके शरीर से सारे पंख खींचकर निकाल दिए और फिर उसकी जगह पर हीरे मोती जड़ दिए। यह सब देखकर व्यापारी के बेटे मूसा ने भी वही काम किया। फिर अगले दिन राजकुमारी ने सभी मेहमानों के सामने अपनी बतख छोड़ दी और राजकुमार से कहा, क्या तुम मेरी पहली पहेली समझ गए हो? राजकुमार ने कहा, बेशक समझ गया। फिर तुरंत वैसी ही एक बतख छोड़ दी और कहा, इसका ये साथी है। सभी मेहमानों ने तालियां बजाई और कहा, बहुत बढ़िया। फिर राजकुमारी ने कहा, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है राजकुमार, अभी मेरी तीसरी पहेली नहीं समझी गई है। राजकुमार चिंतित होकर घर लौट आए। व्यापारी के बेटे मूसा ने उन्हें फिर देखा और कहा, राजकुमार आराम कीजिए। राजकुमार आराम करने चले गए। फिर व्यापारी के बेटे मूसा ने जादुई टोपी और जूते पहने और तुरंत राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच गए। राजकुमारी नीले सागर में जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो गाड़ी में बैठी और घोड़ों को तेजी से दौड़ाने लगी। व्यापारी के बेटे मूसा तेज चलने वाले जूतों की मदद से उसके पीछे उसके साथ साथ था। राजकुमारी नीले सागर के तट पर पहुंच गई। फिर सागर को चिल्लाकर बुलाने लगी। सागर में एक विशाल चीज हिलने लगी और फिर तेज लहरों के ऊपर पूरा सागर दादा ऊपर आ गए। उनकी दाढ़ी सुनहरी थी और उनके सिर के बाल पीले थे। फिर वो पानी से निकलकर किनारे पर आए और किनारे पर आकर कहने लगे, मेरी प्यारी पोती, मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। मेरे सारे बाल उलझ गए हैं, थोड़ा कंघी कर दो। ये कहकर सागर दादा उनके गोद में सिर रखकर लेट गए। राजकुमारी उनके सिर में कंघी से कंघी करने लगी। जब वो गहरी नींद में डूब गए तो राजकुमारी ने उनके सिर से 3 पीले बाल निकाल लिए। व्यापारी का बेटा मूसा भी चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। उसने भी उस बूढ़े के 3 बाल खींच लिए। दादा दर्द से चिल्ला उठे और अचानक उठ गए और राजकुमारी पर गुस्सा करते हुए कहने लगे। राजकुमारी ने उनसे माफी मांगी और कहा, मैं बहुत दिनों बाद कंघी कर रही हूँ, इसलिए दर्द हो रहा है। बूढ़ा फिर सो गया। तब राजकुमारी ने उनकी दाढ़ी से धीरे धीरे 3 सुनहरे बाल उठा लिए। व्यापारी के बेटे मूसा ने भी बड़ी चालाकी से बूढ़े दादा की दाढ़ी से 3 बाल उठा लिए। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा और फिर राजकुमारी सागर में कूद गई। उसने कहा, अब देखूंगी राजकुमार ऐसे बाल कहाँ से लेकर आता है। ये कहकर राजकुमारी महल की ओर चलने लगी। अगले दिन महल में सभी मेहमान जमा थे और राजकुमार भी महल पहुँच गए थे। राजकुमारी ने राजकुमार को 3 सुनहरे बाल दिए और कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बाल देखे हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, इसमें ऐसी क्या खास बात है। ये कहकर उसने 3 सुनहरे बाल राजकुमारी को दिए और कहा, ये तो मेरी तरफ से तोहफा है। राजकुमारी तुरंत गुस्सा हो गई और फिर वो उठकर अपने शयन कक्ष में चली गई। उसने अपनी जादुई किताब निकाली और उसमें देखने लगी कि ये पहेलियां राजकुमार में खुद समझी हैं या किसी ने उसकी मदद की है। किताब में उसने देखा कि सारी पहेलियां समझने में राजकुमारी के कर्मचारी व्यापारी के बेटे मूसा ने उसकी मदद की है। फिर वो वापस आई और बोली, अपने सबसे करीबी कर्मचारी को मेरे पास भेजें। राजकुमार ने कहा, मेरे करीबी कर्मचारी तो 13 हैं। राजकुमार ने ये भी कहा, वे सब दरअसल व्यापारी के बेटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको यहाँ बुलाओ।
मैं तुम्हारी मदद के बिना असली वाले को पकड़ पाऊंगी। राजकुमारी ने हुक्म दिया। अतः राजकुमार के सारे कर्मचारी महल में हाजिर हुए। तुम में से सबसे बड़ा कौन है? राजकुमारी ने उनसे सवाल किया। सभी ने एक साथ कहा, मैं बड़ा हूं। राजकुमारी समझ गई कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। उसने हुक्म दिया कि इन सबको शरबत पिलाया जाए। 11 साधारण गिलासों में शरबत लाया गया, लेकिन 12वां गिलास सोने का था। जब उन्हें शरबत दिया गया तो वे सभी उस सोने के गिलास पर टूट पड़े और सभी ने कहा कि वह इस गिलास में पिएगा, लेकिन उनमें से कोई भी उस गिलास में पी नहीं पाया और सारा शरबत गिर गया। राजकुमारी ने कहा, इस तरह तो असली कर्मचारी की तलाश कभी नहीं मिलेगी। उसने हुक्म दिया कि सभी कर्मचारियों को बहुत अच्छे से खिलाया जाए और उनके महल में सोने का भी इंतजाम किया जाए। रात में जब वे हमशक्ल अच्छे से खाकर गहरी नींद में डूब गए तो राजकुमारी ने अपनी जादुई किताब की मदद से असली व्यापारी के बेटे मूसा की तलाश की। राजकुमारी ने उसके कान के बगल से एक तरफ के बाल काट दिए ताकि सुबह उसे फांसी पर लटकाया जा सके। सुबह जब व्यापारी का बेटा मूसा उठा तो उसने जब आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके एक तरफ के बाल कटे हुए थे। तब उसने अपने सारे हमशक्लों को जगाया और कहा, जल्दी से अपने उस तरफ के बाल काट लो जो मेरे कटे हुए हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी कमरे में आई और उसने देखा कि सबके बाल साफ साफ कटे हुए थे। वो बहुत निराश हुई और फिर जादुई किताब को आग में फेंक दिया। अब उसके पास राजकुमार से शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। 3 दिन महल में बहुत तैयारियां चलीं और जब सभी का भोज खत्म हुआ तो राजकुमारी ने अपने देश जाने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने कर्मचारियों को पहले रवाना किया। 13 हमशक्ल शहर से बाहर आते ही कालीन पर बैठे और उड़ने लगे। वे उस सुनसान वीराने में उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने अपने घोड़े रखे थे। जमीन पर उतरते ही व्यापारी के बेटे मूसा ने अपने साथियों से कहा, सभी अपने घोड़ों को एक जगह ले आओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह सुनसान वीराने में उस जगह पहुंचा जहां उसने 3 जादुई चीजें पाई थीं। वह वहां पहुंचा तो एक तरफ से एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। व्यापारी के बेटे मूसा ने उसे उड़ने वाला कालीन दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसे जादुई टोपी दी और फिर आखिर में जो आया उसे तेज चलने वाले जूते दे दिए। जब व्यापारी का बेटा मूसा अपने साथियों की तरफ आया तो सभी साथी घोड़े पर तैयार हो चुके थे। उसका घोड़ा भी तैयार था और फिर वह अपने देश की ओर चलने लगा। वह सीधे राजकुमार के सामने हाजिर हुआ और उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमारी बहुत खुश हुई कि उसके भाई ने शादी कर ली है। राजकुमारी ने व्यापारी के बेटे मूसा से पूछा कि इस काम के लिए उसे क्या इनाम दिया जाएगा। उसने जवाब दिया, मुझे फिर से कारागार में कैद कर दो। राजकुमारी ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ और मांग ले, लेकिन व्यापारी का बेटा मूसा राजी नहीं हुआ। आखिरकार उसे फिर से कारागार में कैद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार अपने देश पहुंचे और यहाँ शादी की खुशी फिर से मनाई गई। फिर राजकुमार ने पूछा, कहाँ है मेरा वफादार कर्मचारी, वो व्यापारी का बेटा? राजकुमार को जवाब दिया गया कि वो तो कारागार में कैद है। उसे किसने कारागार में कैद करने का आदेश दिया? राजकुमार ने गुस्से में कहा। राजकुमारी आगे आकर बोली, भाई तुमने ही तो उसे कारागार में कैद करने का हुक्म दिया था। क्या तुम्हें याद है कि उसने तुम्हें अपना सपना सुनाने से इनकार कर दिया था? तब तुम उस पर नाराज हो गए थे और तुमने उसे कारागार में कैद करवा दिया था। क्या ये वही है? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। हाँ बिल्कुल वही है, राजकुमारी ने जवाब दिया। तुम्हारी मदद के लिए मैंने उसे कुछ समय के लिए आजाद कर दिया था। राजकुमार ने तुरंत उसे हाजिर करने का हुक्म दिया। जैसे ही व्यापारी का बेटा मूसा सामने आया, राजकुमार ने उसे गले लगा लिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। व्यापारी के बेटे मूसा ने कहा, मेरे साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ मैंने आपके साथ किया है, ये सब कुछ तो मैंने सपने में देखा था, इसलिए मैंने अपना सपना आपको नहीं बताया था। राजकुमार ने उसे बहुत सारे उपहार और सम्मान दिए और फिर उसे अपनी सल्तनत में एक बहुत बड़े पद पर नियुक्त किया और अपने महल में उसे रहने की जगह दी। व्यापारी के बेटे मूसा ने अपने पिता और भाई यूसुफ को भी अपने पास बुला लिया और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।